देखिए, ये उनके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और हम्म। इसके पीछे 3-4 वजूहात हैं। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि टीजास जो है, ये कोई आम जहाज़ नहीं था, ये उनका एक तरह से आप कह सकते हैं मेडन अटेम्प्ट थी फॉर इंडिजनाइजेशन। हम्म। यानी कि जहाँ वो अपनी खुद मुख्तारी दिखा रहे थे कि वो दिफाई एतबार से खुद मुख्तार हो सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है कि जहाँ हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसकी एक प्राइमरी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इस पे काम करती है, इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर ही इसके साथ तकरीबन 100 से जायद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो मुख्तलिफ जहाज़ के पुर्जे, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको देती हैं। और फिर जो हम जिनको जानते हैं जैसे अदानीज और अदानी ग्रुप, उसके अंदर से भी कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो भी जो है इलाक में है हाल के साथ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ऑल्दो वो डायरेक्टली नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक तरह से सिर्फ इंडियन एयरफोर्स या इंडियन एक पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरर की एम्बैरेसमेंट नहीं है। ये हम्म। इंडिया की तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन है, ये उन सब के ऊपर जो है निशान उठाती है कि जी। ये किस किस्म की इंटीग्रेशन है। दूसरी बात ये है कि जो हाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और साथ ही साथ 100 से जायद जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थी जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दे रहे हैं, उनका इल्हाक अमरीका, फ्रांस, इसराइल और मुख्तलिफ दूसरे जो एयरफोर्स के साथ रिलेटेड डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ भी है। तो ये एक तरह से एक इनवेरिएबली उन कंपनीज का जो इम्पैक्ट है, या जो उनके जो कनेक्शंस हैं, या उनका जो फेथ था कि जी मेक इन इंडिया के जरिए शायद इंडिया जो है वो कंपोनेंट ले आए जिससे वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा, वो तुर्की का मुकाबला कर सकेगा एज अ मिड लेवल मैन्युफैक्चरर। तो वो एक बहुत सीरियस तरीके से इम्पैक्ट होता है। जी। दूसरी चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि शायद इनके ऊपर सियासी प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। हम्म। जैसे कि जैसी साहब ने भी कहा कि एक दिन या मेरे ख्याल से 2 दिन पहले इसी जहाज से, या शायद मतलब इनकी इसी फ्लीट में से जो है ऑयल जो है वो नजर आ रहा था दुबई शो में गिरता हुआ। हम्म। तो इनके ऊपर अगर इतना प्रेशर था तो इनको रिव्यू करना चाहिए था। तीसरी हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो इनके पायलट्स के लिए हैं, जो इनकी फ्लाइट्स के लिए हैं, ये कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। ऑल्दो ये जहाज़ जो है समझा जाता है कि इंडिया का जो है स्ट्रॉन्ग पावर हाउस था, यानी कि इसके अंदर कम से कम हिंदुस्तान के जितने एयरफोर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स हुए उसमें सबसे कम इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन 2024 में भी इनका यही तेजस जहाज जो है एक दफ़ा पहले भी जो है ऑल्दो वो मतलब इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके अंदर कि उनको खुदा न खास्ता किसी की जान जाती, लेकिन इस किस्म का एक इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। अब इस इंसिडेंट्स का सारी दुनिया के सामने होना और इस तरीके से होना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, ये इंडिया की तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस, उनकी फ्यूचर इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, और उसके साथ ही साथ उनकी ये लीडरशिप की डिसीजन कि वो अपनी पायलट्स की, अपनी एयरफोर्स की, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ को की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। कि हम्म। उन्होंने बावजूद इसके, देखिए एक मशीन है, मशीन के अंदर किसी भी किस्म का टेक्निकल रीजन हो सकता है, सही। इवन बेस्ट ऑफ रीजंस में हो सकता है। तो आप अपने एयरफोर्स का जो पायलट होता है, आप जिस पे इतनी ट्रेनिंग है, जैसे कि शिशिर आपने कहा कि वो कितनी दफा ट्रेन हो चुके थे, यानी कि 7 लेयर्स, मतलब वो कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स थे, और कहा ही जा रहा है कि इसको टेक्निकल बेसिस की वजह से ये गिरा है, पायलट की वजह से नहीं गिरा, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल निकलेगी उसमें देखेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि आपने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आपने इस प्रेशर में डाला। अब ये जो प्रेशर है, जाहिर है उसकी जो अल्टीमेट प्राइस है वो हिंदुस्तान देगा, हिंदुस्तान की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस देंगी, हम्म। और उसके साथ ही साथ जो इनके अलाइड पार्टनर्स हैं वो भी देंगे। जी। अब ये जो अलाइड पार्टनर्स हैं उसमें से कुछ जो इनके प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया इन पब्लिक सेक्टर डील्स के अंदर, वो भी जवाबदेह होंगे। हम्म। और जब वो जवाबदेह होंगे तो उसमें अंदानीज आते हैं, उसमें बीजेपी आती है, उसमें बहुत सारे इनके आरएसएस के मेंबर्स आते हैं। तो हम्म। ये जो सेफरनाइजेशन है इंडियन आर्मी की, उसका जो इम्पैक्ट है, उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस तो थी सी, अब उनकी जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है और उनकी जो सही। कमर्शियल मिलिट्री परफॉर्मेंस है उस पर भी आ रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनकी मिलिट्री परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। हारिस साहब, आपका भी तज्जिया चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी फरमाया कि अब हमें ये देखना होगा कि क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया भी और भारतीय हुकूमत भी जो अभी तक की तहकीकात हुई हैं उसमें ज़िम्मेदार इसका पायलट को ठहरा रही है। तो क्या पायलट के ऊपर मलबा डाल देना दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब,
या फिर ये देखना होगा भारत को, तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह बनी, ये जहाज़ इतने इस काबिल थे भी कि जितना इनका प्रोपेगेंडा किया जाता रहा भारत की जानिब से? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। खालिद चिश्ती साहब, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि क्या पायलट के ऊपर मलबा डाला जा सकता है, जैसा कि हम भारतीय मीडिया में भी देख रहे हैं और अभी तक की जो तहकीकात हैं उसमें यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये मलबा भारतीय पायलट के ऊपर डाल दिया जाए, तेजास के ऊपर कोई बात ना आने दी जाए। क्या ऐसा आप समझते हैं कि यही होगा? अब इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा ही होगा, चूंकि हम माजी में देख चुके हैं कि अमूमन भारत में इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं उसमें मलबा पायलट के ऊपर डाल दिया जाता है। ये देखिए, एज स्टूडेंट ऑफ एयर पावर और मैंने भी ये फ्लाइट सेफ्टी कोर्स और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स खुद भी एयरफोर्स में रहते हुए किया हुआ है, और हमें पहला सबक यही सिखाया जाता था कि आपने जंप टू कंक्लूजन नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपने पहले डाटा देखना है, एविडेंसेस देखने हैं, कोई रेडियो कॉल अगर पायलट ने दिया तो वो, ये सबसे आसान तो जाहिर है ये होता है, खासतौर पर अगर पायलट की जान गई हो तो फिर आसान होता है कि पायलट पर ब्लेम कर दिया जाए ताकि आपकी रेपुटेशन बच जाए। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी साख बच जाती है। इस तरह ये बहुत बड़ा झटका है। जैसे मारिया सुल्तान साहबा भी कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उनकी क्रेडिबिलिटी को ओवरऑल, और जाहिर है उनकी सिर्फ एक इंडस्ट्री जहाज नहीं बनाती या एक कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग का एक सोर्स नहीं होता, डजन्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो कोई पार्ट्स देती हैं, कोई एयरफ्रेम बनाती है, कोई इंजन, कोई एवियोनिक्स, कोई वेपन्स। तो ये सारों के सारों का सेटबैक होता है उनके लिए जब एक जहाज की नाकामी होती है। तो पायलट आसान टारगेट होता है और खासतौर पर अगर जिंदा ना हो तो, लेकिन अनएथिकल होता है इस तरह जंप करना कंक्लूजन पर कि जी ये पायलट ही के कसूर है ताकि आप अपनी एक दूसरी रेपुटेशन बचा सके। प्रोफेशनलिज्म देखें, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री है वो भी कोई प्राउड नहीं रही। ये वही जहाज है तेजास जिसके बारे में इसी साल 9 जनवरी 2025 को इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बरमला पब्लिक सेमिनार में कहा था इसी बारे में कि मैंने पिछले 9 साल में हमने 40 तेजास ऑर्डर किए थे इंडियन एयरफोर्स ने और हमें अभी तक एक जहाज नहीं मिला। और इसी जहाज के बारे में उन्होंने फिर फर्दर किया था कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, जिसका क्या मतलब था। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे जहाज ये तेजास इसलिए चाहिए कि मैं दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। ये जनवरी 2025, उसके 5 महीने बाद ना वो रेलेवेंट रहे ना वो खौफ रख सकते, क्योंकि लेकिन ये इसकी तो कलई खुल गई है ना चिश्ती साहब, इसकी तो कलई खुल गई है कि किस तरह से ये जहाज उड़ रहे हैं और फिर मेरा ख्याल है कि कोई उनकी ट्रेनिंग भी कुछ इस तरह की नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मजमूई तौर पर इतनी बड़ी एयर शो के अंदर तेजा जहाज का गिर जाना, इससे पहले भी ये तेजा जहाज गिर चुका है, तबाह हो चुका है, तो कितना बड़ा डैमेज पहुंचा है भारत को? देखिए, ये जो एयर शो होता है ये होता ही इसीलिए हर मुल्क अपने एयरफोर्स का सबसे बेस्ट जहाज जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी, ऑपरेशनबिलिटी, उसके एरोनिक्स सब चीज़ें टॉप की होती हैं और वो जाके बाकी जहाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं एयरफोर्स में। दे कैन गेट लॉट ऑफ ऑर्डर्स अपने मुल्क की इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए ताकि उनकी आयरन इंडस्ट्री को फायदा, ये मकसद है। आपके सामने जिस तरह ये जहाज का पहले 2 दिन पहले वो फ्यूल ऑयल गिरना शुरू हो गया, फिर ये जहाज गिरा जाके मनूर करता हुआ, और जाहिर है कि इसमें 100% किसी का ज़्यादा जानते हो कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुई है जिसकी वजह से जहाज गिरा। पायलट बहुत ट्रेन था, विंग कमांडर था, आई फील सॉरी फॉर दैट सिक ऑफिसर, लेकिन इससे ये फर्क पड़ा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहाँ पर अपना फिजाई मुजाहरा दिखाया हमारे पायलट ने ये 17 थंडर्स का, वो आप देखें उनको सब एमओयू साइन कर रहे हैं, दुनिया के देख रही है। एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर में आके वहाँ हाथ में एक्सपीरियंस करवाई। दिस स्पीक द वॉल्यूम ऑफ पीस के हमारे जहाज जो हमने 15-20 साल पहले शुरू किया था बनाना, आज की तारीख में 200 जहाज हमारे पास A-17 जहाज मौजूद है। इससे मेजर है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी ईमानदारी। जो करप्शन इन्वॉल्व, जो इंडिया में करप्शन है, उनके चीफ साहब ने खुद कहा, ये फर्क है। मुल्क के खातिर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। J-10 की बात कर लें, आप बाकी PF की बात करें, आप SRF की बात करें जहाँ पर हमारे टैंक्स बनते हैं, तो ये हमारे मुल्क के ये मौके होते हैं जहाँ आप दुनिया को बताते हैं हमारी ये डिफेंस प्रोडक्शन की बेस्ट है दुनिया में, और हमने फिजिकल मुजाहरा करके दिखाए। यहाँ तो इन्होंने लुटिया डबो दी उनकी पकड़ के। आप ये
मेरे ख्याल में राफेल जहाज वाली कंपनी भी जहाज भी नहीं बेचेगी, क्यों उनके भी उन्होंने डाउन किए हैं। फिर उसके बाद इंडिया ने, अमेरिका ने जो F-35 देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो देगी, उनकी भी ये बेइज्जती कराएंगे जी। तो इंडिया को अब मेरे ख्याल में सिर्फ चुप करके नरेंद्र मोदी को आवाम उठें, इसको हटाएं, ताकि इंडिया की इज्जत में थोड़ा सा इजाफा हो। चलें जी, बिल्कुल। भारतीय वज़ीर आज़म को वैसे अब वाकई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने दुरुस्त कहा कि चुप होना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत उनकी इज्जत भी बाकी रहे।